हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। इस लेक्चर में हम जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th के एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा, उसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है हमारा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखिए जो हमारा इंडिया है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हमारे जो लोग हैं हम डायरेक्ट हमारे एमपी एमएलए को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्शन करने की जो मेथड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हो गई, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है एमपी एमएलए का, उसको तो हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से करते हैं। मतलब जो अगर चार लोग वो इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें से चारों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर 50% से आपको लेस वोट भी मिलते हैं, लेट से 40% या 35%, फिर भी आप जीत जाते हैं। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपकी जितनी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है उस एरिया में, उसके हिसाब से आपको वोट डिवाइड किए जाते हैं। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और राज्यसभा है, इसका इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। ठीक है, राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से काम करता है, तो लेट अस अज्यूम के कोई स्टेट है, सपोज राजस्थान, तो वहाँ पे 4 एमएलसी हमको इलेक्ट करना है और वहाँ पे एमएलए है टोटल 200। तो हम क्या करेंगे, 200 एमएलए अपॉन 4 एमएलसी प्लस 1 कर देंगे इसको। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 40 सॉरी। ठीक है, 40 में +1 कर देंगे, तो उसको जीतने के लिए 41 वोट चाहिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए ये दो मेथड हो गई। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक ये भी देखना है कि रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इलेक्शन। ठीक है, अब आपको एक बात समझना होगी कि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्रीज है। ठीक है, तो और हम लोगों ने कौन सी मेथड चूज की है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो अगर 35% में एक कैंडिडेट जीत के आएगा और सिर्फ एक ही कैंडिडेट रहना है, तो बाकी के जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, हो सकता है उनको कभी रिप्रेजेंटेशन ही ना मिले, वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाए। इसीलिए उन्होंने एससी एसटी के लिए कोटा का मतलब रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा था 10 साल के लिए, लेकिन उसको हर 10 साल पे आगे बढ़ाते गए और अभी 2020 के लिए कर दिया था और अभी फिर से 2030 तक के लिए उसको आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो लोकसभा में टोटल 543 सीट्स है, उसमें से 84 एससीज के लिए है और 47 एसटीज के लिए है। ठीक है, अब ये जो रिजर्वेशन है लोकसभा का और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, तो ये रिजर्वेशन डिसाइड कौन करता है, तो ये जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन होता है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना होगा। अब वो क्या करते हैं, एसटी के केस में तो क्या करते हैं, जहाँ पे एसटी की मेजोरिटी है उसको एसटी सीट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे एससी सीट है, तो वहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखा जाता है, एक उनकी पॉपुलेशन भी देखी जाती है और उनका स्प्रेड भी देखा जाता है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको स्प्रेड किया गया है, उस हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब आप ये दूसरी एक चीज यहाँ पे कुछ फैक्ट्स वगैरह लिखे हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं, पहले इधर देखते हैं। फिर दूसरा काम क्या है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको ये जवाबदारी दी गई है, क्योंकि अगर फ्री इलेक्शन नहीं होगा, मान लो अगर कोई बहुत स्ट्रांग लीडर है, अब वो बोल दे कि भाई हो गया वोट, 10,000 लोगों ने वोट उसके नाम पे डाल दिए, अब वो बोल दे हो गया वोट, मैं जीत गया, डिक्लेयर हो गया, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। तो जो वोटिंग प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब फ्री होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए, जिसमें लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें सही इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो इसीलिए देखिए आप जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको अपने बारे में सारी डिटेल बताना पड़ती है, और अवेयरनेस के लिए उनको जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है जैसे कि दूरदर्शन है, ठीक है, प्रसार भारती है, उस पे उनको अवेयरनेस कैंपेन के लिए भी मौका मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज जो हमको दी गई थी सबसे पहले, वो थी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ठीक है, तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी अडल्ट पर्सन अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज
ठीक है, उसका कुछ भी क्लास हो, वो गरीब हो अमीर हो कैसा भी इंसान हो, खाली वो मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए और प्रिजन में नहीं होना चाहिए, तो वो वोट दे सकता है। ठीक है, और फिर देखिए वही सेम जो मतलब राइट टू कंटेस्ट एवरी सिटीजन इलेक्शन, ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी इंसान चुनाव लड़ सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसकी जो कंडीशंस है वो फुलफिल करता है। ठीक है, तो फिर इसमें देखिए एक दूसरा हम देखते हैं, डेमोक्रेसी की अगर बात आती है तो हमारी जो डेमोक्रेसी है इंडियन डेमोक्रेसी, उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीपल खुद काम नहीं करते, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो उन रिप्रेजेंटेटिव से वो सारा काम करवाते हैं। ठीक है, तो और सबसे जो क्लोजेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो ग्राम सभा को माना जाता है। ठीक है, ये फैक्ट मैंने इसलिए रखा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपीएससी में और स्टेट पीएससी में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्लोजेस्ट एग्जांपल कौन सा है। फिर देखिए जो वोटिंग एज थी वो 1989 तक 21 ईयर्स थी। ठीक है, उसके बाद उसको अमेंड करके 80 ईयर्स कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो फेयर इलेक्शन कौन करवाएगा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको आर्टिकल 234 में मेंशन किया गया है। अब ये इंडिपेंडेंट कैसे इसको रखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन का रिमूवल है, जो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको रिमूव कोई रूलिंग पार्टी अकेले नहीं कर सकती है, उसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ दोनों हाउस में जब वोटिंग होगी तभी उसको अमेंड किया रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, तो स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग हैं उसके 2/3 प्लस सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल, मतलब टोटल जितनी स्ट्रेंथ है उसका सिर्फ 50% से +1 वोट होना चाहिए। सपोज हम अज्यूम करते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ 100 है, ठीक है, और प्रेजेंट स्ट्रेंथ 90 है, तो स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करने के लिए उनको क्या करना होगा कि जो 90 है उसका 2/3 कितना होगा, 60 वोट रिक्वायर है। ठीक है, एक कंडीशन है कि 51 वोट, जो 100 का मेजोरिटी कितना होगा सिंपल 51 वोट। ठीक है, तो ये 90 में से उनको 51 वोट और लाना है। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं 72 अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें से 2/3 48, ठीक है, एक कंडीशन पूरा हो रहा है, लेकिन ये 51 से लेस है। ठीक है, तो हम वो बिल को पास नहीं कर पाएंगे और जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको स्पेशल मेजोरिटी से दिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है। ठीक है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या होता है, कंट्रीज डिवाइडेड इन द स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है। ठीक है, और लार्ज एरिया एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंटायर कंट्री में भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, ये इजराइल और वगैरह फॉरेन के कुछ देशों में इसका मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हमारा एक ही एमपी या एमएलए होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, मोर देन वन, 2 हो गए 3 हो गए, ऐसा है। ठीक है, अब उसके बाद लोग वोट किसको देते हैं, हम किसको वोट देते हैं, हम जो हमारा कैंडिडेट है एमपी एमएलए का उसको वोट देते हैं। और प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जो पार्टी होती है लोग उसको वोट देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पार्टी गेट मोर सीट्स देन वोट्स। ठीक है, मान लो अगर उसको मोर देन 50% सीट्स मिली है, सपोज हम बीजेपी का ही देख लेते हैं, उनको 350 प्लस सीट मिली थी पिछले इलेक्शन में, बट उनका वोट शेयर समथिंग 40% के बिलो था। ठीक है, तो ये है। फिर देखिए गेट सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द वोट, मतलब जितना वोट है उसके प्रोपोर्शन में ही आपको सीट मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विनर्स में नॉट गेट 50+1% वोट, जैसा मैंने आपको बताया 33% में भी लोग जीत जाते हैं। ठीक है, विनर्स विल गेट मेजोरिटी वोट्स, यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको अपने मतलब 51% से ज्यादा वोट लाना है। ठीक है, मेजोरिटी वोट लाना है। ये मेथड कहाँ पे यूज होता है, यूके और इंडिया में, और ये वाला इसराइल और नेदरलैंड में। ठीक है, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है, सिंपली पूछ लेते हैं स्टेट पीसीएससी में। तो
तो ये चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 आपको याद रखना है, सिंपल मेजोरिटी वाला आपको याद रखना है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद ये एक पोर्शन है, ये आपको मेंस में काम आ सकता है और कई बार आपसे पूछ भी लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म। ठीक है, तो अब हमारा जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है। तो सजेशन किसने किसने दिए हमको, देखिए इलेक्शन कमीशन ने सजेशन दिए, पॉलिटिकल पार्टीज ने सजेशन दिए हैं, डिफरेंट एनजीओ और स्कॉलर्स ने भी हमको ये वाले सजेशन दिए हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, चेंज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट टू सम वेरिएंट ऑफ proportional representation to ensure that all parties get seats in proportion to their vote। ठीक है, इससे क्या होगा, सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, कोई अनरिप्रेजेंटेड नहीं रहेगा, ये इसका एक बेनिफिट है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है, 1/3 वुमन शुड बी इलेक्टेड इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। ठीक है, इसको कंपलसरी करना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला है, कंट्रोल ऑन रोल ऑफ मनी। ठीक है, जो मनी का यूज होता है, मनी पावर, मसल पावर, उसको कम करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम स्पेशल फंड, एक स्पेशल फंड क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोला है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो है और जो अंडर ट्रैवल है उनको शुड नॉट अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, फिर कंप्लीट बैन ऑन कास्ट एंड रिलीजियस अपील इन द कैंपेन। ठीक है, आपने देखा होगा अभी कास्ट और रिलीजियंस का कितना लोग पॉलिटिशियंस हमारे यूज करते हैं इलेक्शन में। ठीक है, फिर देखिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ द पोल पार्टीज। ठीक है, पोल पार्टीज की जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए टू इंश्योर दैट द फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर्स। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस में आप सुनते रहते हैं कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की अभी कमी है। उसके अलावा आप देखिए बीजेपी में जो रूलिंग पार्टी, उसमें लोग बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बहुत कम लोगों के हाथ में है। तो इस तरीके की बातें जो है उनको चेक करने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है कि एक स्पेशल बॉडी होनी चाहिए उनको चेक करने के लिए। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या है कि ये जो रिफॉर्म है ये तो सही है, ये रिफॉर्म को हम देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, पीपल देमसेल्फ हैव टू मोर विजिलेंट। ठीक है, हमको देखना है भाई कोई करप्टेड पॉलिटिशियंस है उनको ज्यादा मत दो, कास्ट के नाम पे वोट मत दो, रिलीजियंस के नाम पे वोट मत दो। ये सब चीजें हम खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अगर कोई डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है तो हमें उसको वोट नहीं देना है या उसको सपोर्ट नहीं करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारा बहुत जरूरी है, सही कैंडिडेट चुने। ठीक है, सही लोगों को सत्ता में लाए। फिर देखिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एज अ वॉच डॉग। ठीक है, तो जो अलग अलग एनजीओ होते हैं वो देखते रहते हैं कि भाई कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा 2008-9 में जो गवर्नमेंट थी यूपी की, तो कुछ 2G करप्शन वगैरह कर दिए, तो वो सब कैसे बाहर आए, कुछ एनजीओ वगैरह ये सब थे उस पर नजर रखते थे, इस तरीके से वो बाहर आए। ठीक है, तो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट इतना ही है। ये आपको मैं फिर एक बार बोलूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी खोलनी है और उसको जाके अच्छे से पढ़ना है। तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, जो प्रीलिम्स में काम आ सकती है, ठीक है, जो कंसेप्ट है, वो सारे उसमें से उठा लिए हैं और उसकी एक समरी बना दी है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी तो जरूर ही पढ़नी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक, आपको खुद से एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आप इसको रिवीजन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।